Good morning to one and all. We are discussing about today blood vessels and angina pectoris. क्या डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स एंड एंजाइना पेक्टोरिस। अब एंजाइना पेक्टोरिस क्या है और ब्लड वेसल्स क्या है उसको एनालाइज करने के लिए हम शुरू से इन सारे वीडियो को अपन सारे के सारे कंटेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्ड जो हम बात करते हैं वो वर्ड है हमारे पास ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स के बारे में अगर अपन एक लाइन में कहना चाहें कि ब्लड वेसल्स हमारे शरीर की वो स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा ब्लड को कैरी भी किया जाता है और जिसके द्वारा ब्लड को सप्लाई भी किया जाता है। यानी कि ब्लड हमारे शरीर के अंदर काय काय में बहता है उसी को अपन बोलने वाले हैं ब्लड वेसल। तो हमारे शरीर में कितनी ब्लड वेसल्स होती है? तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है। कौन कौन सी होती है? आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरीज होती है। कौन कौन सी होती है? आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरीज होती है। तो हमारे शरीर के अंदर आर्टरी और वेन जो होती है यह ट्रिपल लेयर ब्लड वेसल्स होती है। कि कौन सी होती है? ट्रिपल लेयर ब्लड वेसल्स होती है। और जो हमारे पास कैपिलरी होती है ये हमारे पास होती है सिंगल लेयर ब्लड वेसल्स। क्या होती है? सिंगल लेयर ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो होती है हमारे पास कितनी होती है? 3 होती है। आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरी होती है। इनमें से जो आर्टरी और वेन होती है ये ट्रिपल लेयर ब्लड वेसल्स होती है और हमारे पास जो कैपिलरी होती है ये हमारे पास सिंगल लेयर ब्लड वेसल्स होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आर्टरी और वेन जो होती है हमारे पास ट्रिपल लेयर होती है। तो क्या हम यहाँ पर 3 लेयर बना दें? बिल्कुल बना देते हैं। तो हमारे पास यह 3 लेयर होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कौन कौन सी होती है हमारे पास? 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरी होती है। तो ये हमारे पास ये ट्रिपल लेयर बन चुकी है। ये हमारे पास ट्रिपल लेयर बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि आर्टरी और वेन में कितने लेयर है हमारे पास? 3 लेयर होती है। अब 3 लेयर का नाम क्या क्या होता है? तो हमारे पास ये जो 3 लेयर होती है इसमें से जो आंतरिक लेयर होती है इसका नाम होता है ट्यूनिका इंटीमा। क्या नाम होता है? ट्यूनिका इंटीमा। हमारे पास जो मिडिल लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका मीडिया। क्या नाम होता है? ट्यूनिका मीडिया। और हमारे पास जो बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, इसका नाम होता है ट्यूनिका एडवेंशिया। क्या नाम होता है? ट्यूनिका एडवेंशिया। ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी और वेन जो होती है ट्रिपल लेयर ब्लड वेसल्स होती है, मगर कैपिलरी जो होती है वो सिंगल लेयर ब्लड वेसल्स होती है। और ट्रिपल लेयर जो आपको दिखाई दे रही है आर्टरी और वेन में 3 लेयर होती है। ये वाली जो लेयर होती है इस वाली लेयर को बोलते हैं अपन कौन सी लेयर? इनर लेयर। तो इनर लेयर का नाम क्या रहेगा? ट्यूनिका इंटीमा। मिडिल लेयर का नाम क्या रहेगा? ट्यूनिका मीडिया। ये मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर का नाम क्या रहेगा? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया। और आउटर लेयर का नाम क्या रहेगा? ट्यूनिका एडवेंशिया। क्या ब्लड इसी में बहता है? तो 100% ब्लड कहाँ बहता है? इसी में बहता है। तो चलो क्या यहाँ पर हम ब्लड को ड्रेन करवा दें? तो बिल्कुल, ये हमारा ब्लड जो है ये आर्टरी में बहता है और कहाँ बहता है? वेन में बहता है। हम ओनली अभी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आर्टरी, वेन या ब्लड वेसल्स की। समझ में आया सभी को? तो ये हमारे पास बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर हमारे पास है। क्लियर है? चलो, तो इस प्रकार से ट्रिपल लेयर में आर्टरी और वेन में ब्लड वेसल्स बहता है। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर और क्या होता है? तो इसके अंदर और क्या होता है? तो इसके अंदर अगर अपन जब चलते हैं तो इसको जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। जैसे ही अपन लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं इसके, तो अंदर चलने के बाद अपने को पता लगता है कि जो ट्यूनिका इंटीमा होती है और ट्यूनिका मीडिया होती है इनके बीच बीच में यहाँ पर कुछ चीजें पाई जाती है, ट्यूनिका इंटीमा के और ट्यूनिका मीडिया के। तो ट्यूनिका इंटीमा के और ट्यूनिका मीडिया के बीच में आपको सफेद कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर का नाम होता है रेटिकुलिन फाइबर एंड कोलाजिन फाइबर। क्या नाम रहता है इसका? नाम रेटिक्यूलिन प्लस कोलाजिन फाइबर्स। रेटिक्यूलिन प्लस कोलाजिन फाइबर। तो रेटिकुलिन फाइबर रहते हैं और कौन से फाइबर रहते हैं? कोलाजिन फाइबर रहते हैं। तो रेटिकुलिन फाइबर और कोलाजिन फाइबर ये काय के बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये ट्यूनिका इंटीमा में और ट्यूनिका
मीडिया के बीच में बने होते हैं। उसके अलावा जो मिडिल लेयर होती है हमारे पास, कौन सी लेयर होती है, मिडिल लेयर जो ये होती है, तो इस मिडिल लेयर का बाकी लेयर की तुलना में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो हमारे पास मिडिल लेयर होती है, इस मिडिल लेयर का बाकी लेयर की तुलना में हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मिडिल लेयर जो होती है बाकी लेयर की तुलना में थोड़ी सी थिक होती है, बाकी लेयर की तुलना में थोड़ी सी थिक होती है। अब ये जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर के आगे की ओर और मिडिल लेयर के पीछे की ओर यहाँ पर दो प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मिडिल लेयर के आगे की ओर और मिडिल लेयर के पीछे की ओर, मिडिल लेयर के आगे की ओर और मिडिल लेयर के पीछे की ओर। चलो देखते हैं, देखें उसको कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें मिडिल लेयर की, किसकी बात करें अपन लोग, मिडिल लेयर की बात करें, तो मिडिल लेयर में आपको ये ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर पाए जाते हैं एक्सटर्नल इलियक फाइबर, एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर एंड इंटरनल इलास्टिक फाइबर। देखो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाया जा रहा है, यह ब्लैक कलर की एक आवरण है। ये किसके ऊपर आवरण है, तो ये मिडिल लेयर के ऊपर आवरण है। किसके ऊपर आवरण है, ये मिडिल लेयर के ऊपर ये आवरण होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के फाइबर्स आपको मिलने वाले हैं। ये वाला फाइबर जो रहेगा, इस वाले फाइबर का नाम क्या रहेगा, इंटरनल इलियक फाइबर। क्या नाम रहेगा, इंटरनल इलास्टिक फाइबर, इंटरनल इलास्टिक फाइबर। और इसका नाम रहेगा क्या, एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर। देखो काफी सारा कुछ हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहला वर्ड ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स तीन होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 आर्टरी होती है, नंबर 2 वेन होती है और नंबर 3 कैपिलरी होती है। सारों का कॉमन काम क्या है, सारों का कॉमन काम एक ही है कि ये ब्लड वेसल्स को कैरी करती है और सेंड भी करती है, कैरी करती है और भेजती भी है और मंगवाती भी है, यानी कि ब्लड सप्लाई करवाती है। यहाँ पर जो आर्टरी और वेन होती है, आर्टरी वेन के अंदर हमारे पास कितनी लेयर होती है, तो आर्टरी वेन के पास हमारे पास 3 लेयर होती है। कैपिलरी के पास कितनी लेयर होती है, तो कैपिलरी में सिंगल लेयर होती है। यहाँ पर जो आर्टरी और वेन होती है, इस आर्टरी वेन में तीनों लेयर का नाम क्या क्या है, तो इनर लेयर का नाम क्या रहेगा, ट्यूनिका इंटीमा नाम रहेगा। मिडिल लेयर का नाम क्या रहेगा, ट्यूनिका मीडिया नाम रहेगा। और आउटर लेयर का नाम क्या रहेगा, ट्यूनिका एडवेंशिया नाम रहेगा। फिर इसके अंदर चलते हैं, क्या इसमें ब्लड बहता है, तो अपन ने देख लिया कि इसके अंदर क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। उसके बाद फिर अपन ने देखा कि ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका के मीडिया, इन दोनों के बीच में सफेद कलर की एक आपको लेयर दिखाई दे रही है। कौन से कलर की, सफेद कलर की। देखो इसमें सफेद कलर की साफ दिखाई दे रही है। सफेद कलर की लेयर क्या करती है, इसके अंदर रेटिकुलिन फाइबर एंड कोलाजिन फाइबर पाए जाते हैं। रेटिकुलिन फाइबर और कोलाजिन फाइबर के अलावा क्या होता है, तो अपन ने देखा कि जो मिडिल लेयर होती है, इन दोनों लेयर की तुलना में थोड़ी सी मोटी होती है, यानी थिक होती है। इस मिडिल लेयर के अंदर की ओर और मिडिल लेयर के बाहर की ओर, यहाँ पर अपन ने ब्लैक कलर से दिखाया है और ब्लैक कलर से दिखाया है, तो इसको अपन थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। देखो जूम करने के बाद अपने सामने और क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारे सामने मिडिल लेयर है, इसके अंदर की ओर भी लेयर है और इसके बाहर की ओर भी लेयर है, काले काले कलर से। जो अंदर की ओर की लेयर होती है उसका नाम अपन ने लिख दिया है, क्या नाम लिख दिया है, इंटरनल इलास्टिक फाइबर और एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर। क्या नाम लिख दिया है, इंटरनल इलास्टिक फाइबर और एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर। अब यहाँ पर हमारे साथ में ये तीन फाइबर क्या कर रहे हैं, पहला फाइबर तो क्या है हमारे पास, इलास्टिक फाइबर है, एक अंदर की ओर है और एक बाहर की ओर है। उसके अलावा हमारे पास 2 फाइबर और हैं, कौन कौन से हैं, रेटिकुलिन फाइबर है और कोलाजिन फाइबर। ये फाइबर क्या कर रहे हैं, तो ये फाइबर हमारी ब्लड वेसल्स के साथ 2 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं हमारे साथ, 2 काम कर रहे हैं। चलो समझते हैं क्या क्या काम कर रहे हैं 2 हमारी ब्लड वेसल्स के साथ में। देखो आप सभी ने सुना होगा, एक काफी फेमस वर्ड है, और फेमस वर्ड क्या है, वो है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वासो डायलेशन। क्या नाम है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन और वासो डायलेशन। वासो का मतलब क्या होता है, वेसल्स होता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, और डायलेशन का मतलब होता है फैलना। इसका मतलब हर ब्लड वेसल्स जो होती है उसके अंदर सिकुड़ना भी होता है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है और डायलेशन भी होता है। यहाँ पर भी हमारी बॉडी में पाई जाने वाली, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, उन दोनों में क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और वेसो डायलेशन होगा। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए, वेसो डायलेशन करने के लिए हमारे पास कितने फाइबर हैं, तो हमारे पास कितने फाइबर हैं, तो समझ में आ रहा होगा, रेटिकुलिन फाइबर है, कोलाजिन फाइबर है और एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर है और इंटरनल इलास्टिक फाइबर्स हमारे पास होते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे पास जो इतने सारे फाइबर्स होते हैं, यह वेसल्स को फैलाने का और वेसल को सिकुड़ने का काम करते हैं। क्या ब्लड वेसल्स के अंदर और कुछ भी होता है,
हाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत कुछ होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत कुछ होता है। चलो देखते हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स होती है, इस ब्लड वेसल्स को अगर अपन जूम करें तो ब्लड वेसल्स को जूम करने के बाद हमें और स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देगी। चलो देखते हैं। यहां पर ब्लड वेसल्स की जो ट्यूनिका इंटीमा लेयर होती है, इस ट्यूनिका इंटीमा लेयर के ऊपर भी यहाँ पर एंडोथीलियम नाम की लेयर पाई जाती है, जो काफी फाइनेस्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? एंडोथीलियम नाम की लेयर पाई जाती है, जो काफी ज्यादा ही फाइनेस्ट होती है। एंडोथीलियम का मतलब है ऐसी लेयर जो किसकी बनी हुई है? ऐसी लेयर जो एपिथीलियम टिश्यू की बनी हुई है, मगर वो अंदर की ओर है, इसलिए उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंडोथीलियम। क्या नाम है उसका? एंडोथीलियम नाम है। तो ट्यूनिका इंटीमा की अंदर की साइड पर, ट्यूनिका इंटीमा की अंदर की साइड पर कौन सी लेयर पाई जा रही है? तो ट्यूनिका इंटीमा की अंदर की साइड पर जो लेयर हमें मिल रही है, उस लेयर का नाम क्या है? उस लेयर का नाम क्या है? उस लेयर का नाम है एंडोथीलियम। क्या नाम है? एंडोथीलियम। यह प्रश्न जो है 2015, 2016, 2017 में ईएसआईसी और रेलवे के एग्जाम में आया करता था कि जब भी किसी ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता है तो ब्लड बहने के दौरान वह कभी भी अंदर की लेयर से चिपकता क्यों नहीं है? जब भी किसी ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता है तो बहने के दौरान वह कभी भी आंतरिक दीवारों से चिपकता क्यों नहीं है? तो उसका आंसर होता था कि वहां पर कौन सी लेयर पाई जाती है? तो वहां पर कौन सी लेयर मिलेगी? एंडोथीलियम नाम की लेयर मिलेगी। कौन सी लेयर मिलेगी? एंडोथीलियम नाम की लेयर मिलेगी। एंडोथीलियम लेयर जो होती है, इसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर नाम होता है। यानी कि एंडोथीलियल ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के कारण ये जो ब्लड बह रहा है अंदर की ओर, ये कभी भी अंदर की दीवारों में चिपकेगा नहीं, अंदर की दीवारों में चिपकेगा नहीं। क्लियर? चलो वापस से रिपीट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में हमारे पास कितनी ब्लड वेसल्स है? तो मानव शरीर में हमारे पास 3 ब्लड वेसल्स पाई जाती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी और वेन जो होती है ये ट्रिपल लेयर ब्लड वेसल्स होती है, मगर कैपिलरी जो होती है हमारे पास सिंगल लेयर ब्लड वेसल्स होती है। आर्टरी और वेन जो होती है ये हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। जो ट्रिपल लेयर ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर 3 लेयर है। पहली लेयर का नाम है इनर लेयर, इनर लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटीमा। यह है हमारे पास मिडिल लेयर, मिडिल लेयर का नाम है ट्यूनिका मीडिया। और तीसरी लेयर हमारे पास आउटर लेयर, उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एडवेंशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना भी इसको बोला जाता है। यह तीनों लेयर जो होती है, इनके बीच बीच में कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। यहाँ पर जो हमारे पास व्हाइट कलर की ये लेयर दिखाई दे रही है, इसको जूम करने के बाद देखो, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया के बीच में हमें व्हाइट कलर की कुछ लेयर दिखाई दे रही है। तो ये लेयर क्या है? यहाँ पर रेटिकुलिन फाइबर है और कोलाजिन फाइबर है। कौन कौन से फाइबर है? रेटिकुलिन फाइबर है और कोलाजिन फाइबर है। ट्यूनिका मीडिया एक स्पेशल लेयर है, तो ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस बाकी लेयर की तुलना में थोड़ी मोटी है। इसके अंदर भी 2 कवरिंग होती है, अंदर की कवरिंग अलग से होती है, बाहर की कवरिंग अलग से होती है। जो अंदर की कवरिंग होती है इसका नाम इंटरनल इलास्टिक फाइबर है, जो बाहर की कवरिंग होती है इसका नाम एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर होता है। ये सारे के सारे फाइबर क्या करते हैं? तो ये सारे के सारे फाइबर हमारे पास 2 मैकेनिज्म करते हैं। कौन कौन से मैकेनिज्म? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन। कौन कौन से मैकेनिज्म करते हैं? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं और साथ में क्या करते हैं? वेसोडाइलेशन करते हैं। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब वेसल्स का सिकुड़ना होता है, वेसोडाइलेशन का मतलब वेसल्स का फैलना होता है। क्या इसके अलावा भी कुछ और पाया जाता है इसके अंदर? बिल्कुल पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ पाया जाता है। जैसे कि इसके अलावा क्या पाया जाता है उसको देखते हैं अपन नीले कलर से। इसके अलावा पाया जाता है कि जैसे ये हमारे पास लेयर है, बाहर की लेयर, कौन सी लेयर? ट्यूनिका एडवेंशिया। ये जो बाहर की लेयर है, इस बाहर की लेयर के यहाँ पर कुछ चीजें पाई जाती है। ये देखो नीले नीले कलर के डॉट बना देते हैं यहाँ पर। तो नीले नीले कलर के डॉट ये क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। तो नीले नीले कलर के जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं नीले कलर के डॉट? तो नीले कलर के जो डॉट होते हैं, इन नीले कलर के डॉट का नाम होता है वासा वेसोरम। क्या नाम होता है? इनका नाम होता है वासा वेसोरम। चलो यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ पर लिख देते हैं अपन। इनका नाम होता है क्या? वासा वेसोरम। क्या नाम होता है इनका? वासा वेसोरम। देखो ये स्पेशल बात है, स्पेशल बात को अपन स्पेशल तरीके से लिख रहे हैं। क्या नाम रहेगा इनका? वासा वेसोरम। तो यहाँ लिख देते हैं इनका नाम रहेगा वासा वेसोरम। तो नीले नीले कलर के डॉट जो मिलेंगे अपने को दोनों साइड पर, यहाँ पर भी बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगा। तो यहाँ पर नीले नीले कलर के जो डॉट होते हैं क्या होते हैं? ये
वासावेसोरम होते हैं। वासावेसोरम क्या होते हैं? वासावेसोरम हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली वो स्ट्रक्चर होती है जो ब्लड वेसल्स की आउटर लेयर में होती है, और जो ब्लड वेसल्स की आउटर लेयर में क्या करती है? ब्लड वेसल्स की लेयर को ये ब्लड सप्लाई करती है। क्या करती है? ये ब्लड वेसल्स की लेयर को ब्लड सप्लाई करती है। हमारे पूरे शरीर में सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कौन करता है? ब्लड वेसल्स करती है। मगर ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो कौन करती है? वासावेसोरम। वासावेसोरम कहाँ होते हैं? वासावेसोरम होते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका एडवेंशिया क्या है? ट्यूनिका एडवेंशिया आउटर लेयर है। किसकी आउटर लेयर है? ब्लड वेसल्स की आउटर लेयर है। क्या इसमें और भी कुछ पाया जाता है? तो हाँ, इसमें और भी कुछ पाया जाता है। और भी कुछ पाए जाने का मतलब क्या होता होगा? तो यहाँ पर और भी कुछ होता है। तो ये जो आउटर लेयर होती है उसमें इस नीले डॉट के अलावा दूसरे डॉट भी बना देते हैं। नीले डॉट के अलावा ये दूसरे डॉट भी बना देते हैं। ये दूसरे डॉट क्या होते हैं? ये दूसरे डॉट क्या होते हैं? ये दूसरे डॉट होते हैं, इनका नाम होता है वीनो नहीं नर्वोवेसोरम। क्या नाम रहता है इनका नाम? इनका नाम होता है नर्वोवेसोरम। नर्वोवेसोरम। ये जो नीले कलर के डॉट होते हैं इनका नाम क्या है? नर्वोवेसोरम। नर्वोवेसोरम का मतलब क्या होता है? जैसे अपन ने बात की थी अभी कि यहाँ पर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और वेसोडाइलेशन हो रहा है। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वेसोडाइलेशन अपने आप थोड़ी होता होगा। इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ है? हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा में है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर कुछ नर्व आती होगी और वो नर्व कहाँ अटैक करती होगी? वो नर्व यहाँ अटैक करती होगी कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाइए और डायलेशन हो जाइए। तो कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन का जो मैकेनिज्म है नर्व के द्वारा, किसका कौन मेंटेन करेगा? उनको मेंटेन करेगा नर्वोवेसोरम। कौन मेंटेन करेगा? नर्वोवेसोरम मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के वेसोरम आ गए। कौन कौन से आ गए? पहला वेसोरम है हमारे पास वासावेसोरम। दूसरा वेसोरम है हमारे पास कौन सा? नर्वोवेसोरम। वासावेसोरम क्या करता है? वासावेसोरम ब्लड सप्लाई करता है किसको? ब्लड वेसल्स की अंदर की लेयर को। ब्लड वेसल्स की अंदर की लेयर्स को, इनका नाम क्या है? ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया और एडवेंशिया। दूसरा हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है? नर्वोवेसोरम। नर्वोवेसोरम क्या करती है? तो नर्वोवेसोरम करती है यहाँ पर नर्व सप्लाई। और नर्व सप्लाई होगी तो दो मैकेनिज्म मेंटेन हो जाएंगे। कौन कौन से मैकेनिज्म मेंटेन हो जाएंगे? वासो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वासो डायलेशन। देखो वापस से इस पूरी घटना को समझते हैं अपन लोग। जैसे कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा है, हमारे पास क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितनी होती है? ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी और वेन कौन सी होती है? ट्रिपल लेयर ब्लड वेसल्स होती है। और कैपिलरी क्या होती है? सिंगल लेयर ब्लड वेसल्स होती है। इसका मतलब ये होता होगा कि ट्रिपल लेयर थोड़े से टूटने में समस्या होती होगी, मगर सिंगल लेयर आसानी से टूट जाती होगी। तो शरीर में कहीं भी चोट लगे, फुंसी हो, फुंसी होने के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग आ जाए, समझ जाना वो ट्रिपल लेयर डैमेज नहीं हुई है। कौन सी लेयर डैमेज हुई है? सिंगल लेयर डैमेज हुई है। अगर मान लो कट लग जाए तो कट लगने के बाद ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, समझ जाना क्या डैमेज हुआ है? या तो छोटी सी वेन या छोटी सी आर्टरी डैमेज हुई है। तो जिसको काफी देर तक पकड़ना पड़ेगा तब जाकर उसकी ब्लीडिंग बंद होगी। तो जब भी ट्रिपल लेयर डैमेज होती है तो ब्लड ज्यादा निकलेगा, जब सिंगल लेयर ब्लड डैमेज होती है तो कम निकलेगा। तीन लेयर अपन ने देखी। तीन लेयर का नाम क्या क्या है? इनर लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटीमा, मिडिल लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका मीडिया, और इनर लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका इंटीमा, और मिडिल लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका मीडिया, और आउटर लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा के बीच में व्हाइट व्हाइट कलर के फाइबर पाए जाते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है, क्या नाम है? रेटिकुलिन फाइबर एंड कोलाजिन फाइबर। दोनों फाइबर क्या करते हैं? दोनों फाइबर मदद लेते हैं किससे? इंटरनल इलास्टिक फाइबर से और एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर से। दोनों फाइबर कहां पाए जाते हैं? या मिडिल लेयर के आगे की ओर और मिडिल लेयर के पीछे की ओर पाए जाते हैं। ये सारे के सारे फाइबर मिलकर क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे फाइबर मिलकर वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे हैं और वासो डायलेशन करा रहे हैं। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन वासो डायलेशन कराने के लिए इसका कनेक्शन किससे चाहिए? ब्रेन से। ब्रेन से सिग्नल आएगा। ब्रेन से सिग्नल कौन भेजेगा? मिडिल ऑब्लंगेटा भेजेगा। मिडिल ऑब्लंगेटा का सिग्नल कहां आएगा? नर्वोवेसोरम के पास आएगा। नर्वोवेसोरम के पास सिग्नल आएगा तो वेसल्स डायलेट भी हो जाएगी और वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो जाएगी। जैसे इसका ग्रेट एग्जांपल है कि सर्दी के दिनों के अंदर हमारे बाल बार बार खड़े होते रहते हैं, ठंड लगती है बाल खड़े होते हैं। बाल खड़े क्यों हो रहे हैं? वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा होगा। क्लियर है? और गर्मी के दिनों में देखा होगा कि नाक में से ब्लड निकल गई, इसका मतलब क्या हो रहा है? वेसो डायलेशन हो रहा होगा। वेसो डायलेशन होगा तो ब्लड सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। समझ में आया सभी को? चलो, उसके अलावा क्या है यहाँ पर? एंडोथेलियल ग्लाइकोकेलिक्स लेयर। ये लेयर कहाँ होती है? तो ये ट्यूनिका इंटीमा की इनर लाइनिंग में, ट्यूनिका इंटीमा की इनर लाइनिंग में पाई जाती है। ट्यूनिका इंटीमा की इनर लाइनिंग में जो एंडोथेलियल ग्लाइकोकेलिक्स लेयर पाई जाती है, इसका फंक्शन क्या है?
तो इसका फंक्शन एक ही फंक्शन है कि ये अंदर जितना भी ब्लड बह रहा है इसको चिपकने नहीं देगी। कहां पर चिपकने नहीं देगी? ये अंदर की लेयर पर चिपकने नहीं देगी। चलो, क्या इसके अलावा और भी कुछ होता है क्या ब्लड वेसल्स में? हाँ, होता है। इसके अलावा क्या होता है, चलो उसको देखते हैं अपन। इन सबके अलावा यहाँ पर मिडिल में, इन सबके अलावा यहाँ पर मिडिल में तो हमें कुछ और भी चीजें दिखाई देती है, जैसे कि हरे कलर से बनाते हैं, और भी चीजें क्या मिलेगी अपने को। ये जो हमारे पास एंडोथेलियल लेयर होती है, ये जो हमारे पास एंडोथेलियल लेयर होती है, इस एंडोथेलियल लेयर के ऊपर, इस एंडोथेलियल लेयर के ऊपर, ये विजिबल नहीं हो रहा है, इसको अपन और थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ये वाला लाइट ले लेते हैं। इस एंडोथेलियल के ऊपर हमारे पास इस प्रकार से ये ब्रश पाए जाते हैं, और ये जो ब्रश होते हैं, ये ब्रश क्या करते हैं, ये ब्लड को मूव करते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं या पीछे की ओर मूव करते हैं। जिस दिशा में भी ब्लड बह रहा है उस दिशा में इसको ये मूव करेंगे। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है प्रोटियोग्लाइकन ब्रश। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रोटियोग्लाइकन ब्रश। तो इनका नाम है प्रोटियोग्लाइकन ब्रश, यहाँ लिख देते हैं। इनका नाम क्या है? प्रोटियोग्लाइकन ब्रश नाम है इनका। तो ये प्रोटियोग्लाइकन ब्रश क्या करेंगे? प्रोटियोग्लाइकन जो ब्रश होते हैं ये मदद करेंगे। किसकी मदद करेंगे? तो ये मदद करने वाले हैं किसकी? ये मदद करने वाले हैं हमारे ब्लड वेसल्स की मदद करने वाले हैं। जब भी एंडोथेलियल ग्लाइकोकेलिक्स लेयर अपने ब्लड को आगे की ओर बढ़ा रही होगी या ब्लड को पीछे की तरफ बढ़ा रही होगी तो ये ब्रश काम करेंगे। ये ब्रश क्या करेंगे? यहाँ बहने वाले ब्लड को यहाँ चिपकने नहीं देंगे, यहाँ बहने वाले ब्लड को यहाँ चिपकने नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथेलियल ग्लाइकोकेलिक्स लेयर किसकी मदद ले रही है? एंडोथेलियल ग्लाइकोकेलिक्स लेयर मदद ले रही है। किसकी मदद ले रही है? तो ये मदद ले रही है किसकी? इसका नाम है प्रोटियोग्लाइकन ब्रश। क्या नाम है इनका? प्रोटियोग्लाइकन ब्रश नाम है। तो प्रोटियोग्लाइकन ब्रश की मदद लेती है और प्रोटियोग्लाइकन ब्रश की मदद ये लेती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटियोग्लाइकन ब्रश जो होंगे ब्लड को आगे मूव करेंगे या ब्लड को पीछे मूव करेंगे। ठीक है, चलो इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने ये सीख लिया है कि ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, ब्लड वेसल्स का डायलेशन होना क्यों होता होगा, ये समझ लिया अपन ने। दूसरा अपन ने ये भी समझ लिया है कि जो अंदर ब्लड बह रहा है वो चिपक नहीं रहा है अंदर की दीवारों से, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है एंडोथेलियल ग्लाइकोकेलिक्स लेयर। इस लेयर में ऐसा क्या मैजिक है? कोई मैजिक नहीं है। इस लेयर के अंदर क्या है? प्रोटियोग्लाइकन ब्रश है। ब्रश क्या करेंगे? आगे की तरफ मूव करेंगे और पीछे की तरफ मूव करेंगे। सब कुछ ही दिया है ऊपर वाले ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो ब्लड चिपकना नहीं चाहिए, फिर तो यहाँ पर कभी भी क्लॉट बनना नहीं चाहिए। मगर फिर भी क्लॉट बन जाता है, तो क्लॉट क्यों बन जाता है? तो क्लॉट या प्लेक या फिर यहाँ पर एबनॉर्मल डिपोजिशन क्यों हो जाता है? उसका सबसे बड़े कारण है। सबसे बड़े कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, किसी व्यक्ति ने अपनी डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा ली। किसी व्यक्ति ने डाइट के अंदर किसकी मात्रा बढ़ा ली? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा ली। या किसी व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है वो सिडेंट्री हो गई। कैसी हो गई? सिडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई, यानी कि उसको पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना है, सोना है, खाना है, पीना है, फिर सोना है, खाना है, पीना है, ये सिडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की डाइट को इसने बढ़ा लिया है। उसके अलावा इन्होंने सिगरेट के धुएं को छल्ले में भी उड़ाया है। तो सिगरेट के धुएं को छल्ले में उड़ाने का मतलब इसने क्या करा है? स्मोकिंग करी है इसने। उसके अलावा एल्कोहल भी लिया है। क्या लिया है इन्होंने? एल्कोहल भी लिया है। तो ये एल्कोहल कंज्यूम करने वाले पेशेंट भी हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ब्लड की जो थिकनेस होती है, ब्लड की जो कंसिस्टेंसी होती है वो चेंज हो जाती है। ब्लड की जो कंसिस्टेंसी होती है वो चेंज हो जाती है। ब्लड की कंसिस्टेंसी का मतलब है ब्लड की तरलता। तो ब्लड जो होता है हमारा वो लिक्विफाई तो होता है, मगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी अगर चेंज हो जाती है तो उसके अंदर ब्लड थोड़ा सा हाई कंसिस्टेंसी वाला हो जाता है। जब ब्लड हाई कंसिस्टेंसी वाला हो जाता है तो समझ जाना ब्लड के अंदर कुछ पार्टिकल घूम रहे हैं। और ब्लड के अंदर जब ऐसे पार्टिकल घूमते हैं तो ब्लड के अंदर जब ऐसे पार्टिकल घूमेंगे तो ये सारे पार्टिकल हमें दिखाई देंगे कहां पर? ब्लड वेसल्स में। कहां दिखाई देने वाले हैं अपने को? ये ब्लड वेसल्स में दिखाई देने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे दिखते हैं ये पार्टिकल। तो ये पार्टिकल जो होते हैं हमारे पास इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि ये ब्लड की कंसिस्टेंसी कैसी हो गई? ब्लड की कंसिस्टेंसी हमारे पास इस प्रकार से हो गई। तो ये जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल कहाँ घूम रहे हैं? ये सारे पार्टिकल घूम रहे हैं कहां पर? ब्लड में घूम रहे हैं। तो जब सारे पार्टिकल ये ब्लड में घूम रहे होंगे, चलो इसको दिखाने के लिए अपन आपको और थोड़ा सा विजुअलाइज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और विजुअलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लड के अंदर ये पार्टिकल घूम रहे हैं। अब ये पार्टिकल क्या करेंगे? ये पार्टिकल तो घूमेंगे। क्यों घूमेंगे? कि भैया कोलेस्ट्रॉल की डाइट ज्यादा ली जा रही है, ये स्मोकिंग करी जा रही है, या फिर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी जा रही है।
ये सारे पार्टिकल कहाँ घूम रहे हैं, सारे पार्टिकल ब्लड में घूम रहे हैं। अब सारे पार्टिकल जब ब्लड में घूमेंगे तो ब्लड में घूमने के साथ साथ ये इस ब्रश को डैमेज करेंगे। किसको डैमेज करेंगे, इस ब्रश को डैमेज करेंगे। मान लो कि एक बार ये पार्टिकल यहाँ टकराया, एक बार यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया और यहाँ टकराया, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर ये डैमेज हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, ये डैमेज हो गए। तो मान लो कि यहाँ पर ब्लड के पार्टिकल अगर डैमेज, ब्लड के पार्टिकल बार बार टकराएंगे तो यहाँ पर क्या ब्रश डैमेज हो सकते हैं क्या, तो 100%। तो यहाँ पर जो प्रोटीओग्लाइकन ब्रश होते हैं ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे प्रोटीओग्लाइकन ब्रश यहाँ पर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इस जगह पर इस जगह पर ये डैमेज होने के बाद यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये ब्रश डैमेज हो जाएंगे तो ब्लड यहाँ से चिपकना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे पार्टिकल जो अपन पढ़ रहे हैं ये सारे पार्टिकल यहाँ चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद यहाँ पर ये क्या बना लेंगे, एक छोटा सा प्लेग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा प्लेग बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये प्लेग बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर प्लेग बन गया। प्लेग कैसे बन गया कि वो जो पार्टिकल घूम रहे थे ना, वो सारे पार्टिकल ने क्या किया कि कुछ दीवारों में से इन ब्रश को डैमेज कर दिया। जहां पर ब्रश डैमेज हो गए वहां पर ये पार्टिकल आके चिपक गए। ये पार्टिकल आके जैसे चिपक गए तो पार्टिकल चिपकने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का प्लेग का निर्माण हुआ, इस प्रकार के प्लेग का निर्माण हुआ। और ये जो प्लेग जो बना है ना, इस पे ये प्लेग जो बना है, इस प्लेग का नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या नाम होता है इसका, नाम एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पर ये जो प्लेग बना है हमारे पास, इस प्लेग का नाम क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या नाम है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये प्लेग हमारे पास बन चुका है, और प्लेग हमारे पास बन चुका है, इसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया है, और ये जो प्लेग बनता है इसका सम्मानजनक जो नाम होता है वो नाम होता है एथेरोमा। क्या नाम होता है, एथेरोमा। तो एथेरोमा का डिपोजिशन कहाँ हो चुका है, एथेरोमा का डिपोजिशन हो चुका है ब्लड वेसल्स में। कहाँ हो चुका है, ब्लड वेसल्स में हो चुका है। तो जब भी ब्लड वेसल्स में एथेरोमा का डिपोजिशन होता है, जब डिपोजिशन होता है तो उसका नाम एथेरोमा रहता है, और डिपोजिशन होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या नाम होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस किसमें होता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस किसमें होता है, तो यहाँ पर होता है वो किसमें, जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की डाइट को ज्यादा लेता है, रोजाना समोसा कचौरी खाता है, मोमोज खाता है, चाउमीन खाता है, जितने भी फास्ट फूड होते हैं वो खाते हैं, पेटिस खाते हैं, तो ज्यादा मात्रा में खाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्लियर। दूसरे नंबर पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, इसका मतलब खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, पैदल बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। खाना है, पीना है, सोना है, मौज करनी है, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। गर्दन हिलाना है, शरीर बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। उसके अलावा स्मोकिंग क्या होती है, जो भी व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, रवाल या हुक्का जो भी कुछ करता है वो सारे किस में काउंट होते हैं, वो स्मोकिंग में काउंट होते हैं। उसके अलावा अल्कोहल कंज्यूम करने वाले, बियर पीने वाले ये आपको एक्सक्यूज जरूर देंगे कि ये तो बियर है, शराब नहीं है। अगर वो बियर में शराब थोड़ी सी अल्कोहल नहीं होती तो किराना की दुकान पे बिक जाती है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर अल्कोहल कंजप्शन जो भी करेगा उसमें बियर भी इंक्लूड होगी, विस्की, वोदका जो भी लेने वाले सब जानते होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। सारे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये हमारे ब्लड की कंसिस्टेंसी को बढ़ा देते हैं। ब्लड की कंसिस्टेंसी बढ़ा देते हैं यानी कि ब्लड जो होगा गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़े ब्लड के अंदर कुछ पार्टिकल घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। यह पार्टिकल जब भी ब्लड के अंदर ज्यादा घूमेंगे तो यह पार्टिकल इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे इस कलर में। यह पार्टिकल किसको डैमेज करेंगे, इन सारे ब्रश को डैमेज करेंगे। जहां भी ब्रश डैमेज होगा और वो ब्रश जहां डैमेज होगा वहां पर ये पार्टिकल आके चिपक जाएंगे। जहां ये चिपक जाएंगे वहां पर क्या बन जाएगा, एथेरोमा। क्या बन जाएगा, एथेरोमा बन जाएगा। और एथेरोमा जब बन जाता है तो यही एथेरोमा क्या कहलाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट इन द ट्यूनिका इंटीमा। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट इन द ट्यूनिका इंटीमा विच अफेक्ट द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करेगा और ये आने वाले ब्लड को और जाने वाले ब्लड को असेस करेगा। चलो मान लो कि यहां पर ये पहले नहीं बना था तो क्या पूरी सप्लाई हो रही थी, तो 100% पूरी सप्लाई हो रही थी। जहां यहाँ कोई रुकावट ही नहीं है तो सप्लाई तो पूरी होगी। मगर जैसे ये बना होगा तो क्या ये जिस भी ऑर्गन में जा रहा होगा ब्लड, उसका ब्लड घटेगा, हाँ उसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी घट जाएगी। और जैसे ही किसी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई घटती है वैसे ही उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सप्लाई घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। जेब में पैसे नहीं होते हैं तो चीजें ज्यादा लेने की इच्छा होती है, जेब में पैसे आ जाते हैं ठीक ठाक तरीके से तो चीजें लेने की इच्छा नहीं होती है। इसी प्रकार ब्लड सप्लाई घटती है तो डिमांड हमेशा बढ़ती है। तो यहाँ इसके कारण से ब्लड सप्लाई घटेगी और डिमांड और बढ़ती जाएगी। तो ये हमने ओवरव्यू किया है ओनली किसका, ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर का और एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे बना, ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर का और एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे बना।
सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि भाई ब्लड वेसल्स होती है वो कितनी होती है हमारे शरीर में? 3 होती है। कौन कौन सी होती है हमारे शरीर में? आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरी होती है। ब्लड वेसल्स में ट्रिपल लेयर कौन सी होती है? सिंगल लेयर कौन सी होती है? सिंगल लेयर होती है हमारे पास कैपिलरी, और ट्रिपल लेयर होती है हमारे पास आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? वो बिल्कुल इस प्रकार की होती है। इसके अंदर कितनी लेयर है हमारे पास? 3 लेयर है। कौन कौन सी लेयर है हमारे पास? हमारे पास लेयर है नंबर 1 पर हमारे पास लेयर है कौन सी? ट्यूनिका इंटीमा इनर लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर, और ट्यूनिका एडवेंशिया आउटर लेयर। तीनों लेयर से मिलकर ब्लड वेसल्स बनी है। क्या इनके अंदर ब्लड बहता है? तो बिल्कुल इसके अंदर ब्लड बहता है। यहां पर हमने देखा कि व्हाइट कलर से हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेटिकुलिन फाइबर, कोलाजिन फाइबर जो प्रोटीन के बने हुए हैं वह ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया के बीच में पाए जाते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो होती है, ट्यूनिका मीडिया के अंदर की ओर और ट्यूनिका मीडिया के बाहर की ओर। ट्यूनिका मीडिया के अंदर की ओर ये इंटरनल इलास्टिक फाइबर होते हैं और ट्यूनिका मीडिया के बाहर की ओर एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर होते हैं। ये सारे फाइबर क्या कर रहे हैं? ये सारे फाइबर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन कर रहे हैं। क्या और भी कुछ है? बिल्कुल कुछ है। यहाँ नीले कलर के डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे बाहर की लेयर में। तो बाहर की लेयर में जो नीले कलर के डॉट होते हैं, वो नीले कलर के डॉट जो होते हैं उनका नाम है वासा वेसोरम। वासा वेसोरम क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स की लेयर को ब्लड सप्लाई करते हैं। वासा वेसोरम के अलावा और क्या होता है? नर्वो वेसोरम होते हैं। नर्वो वेसोरम क्या करते हैं? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन का काम करते हैं। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वेसोडाइलेशन कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कराया जाता है। ब्लड के अंदर ये ध्यान रखें कि ब्लड वेसल्स अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वेसोडाइलेशन होती है तो किसकी वजह से होती है? इसका सेंटर होता है कहां पर? मेडुला ऑब्लंगेटा में। ये वहीं से रेगुलेट होता है और वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? वो नर्वो वेसोरम के द्वारा रेगुलेट होता है। यहां पर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वेसोडाइलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अपना। अब समझते हैं अपन की यहाँ पर जो अंदर की लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, क्या इसके ऊपर भी लेयर होती है? तो हाँ, इसके ऊपर भी लेयर होती है। इस लेयर का नाम जो होता है, इस लेयर का नाम होता है एंडोथेलियम लेयर। एंडोथेलियम लेयर का नाम, पूरा नाम जो है वो है एंडोथेलियल ग्लाइकोकेलिक्स लेयर। ये क्या काम करती है? ये एक काम करती है कि यहाँ बहने वाला ब्लड कभी भी इस लेयर से नहीं चिपकता है, क्योंकि ये लेयर यहाँ पर पाई जाती है। तो ब्लड वेसल्स में पहुंचने वाला रक्त, बहने वाला रक्त कभी भी अंदर की लेयर से चिपकेगा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एंडोथेलियल ग्लाइकोकेलिक्स लेयर होती है। इस लेयर के अंदर क्या होता है? तो इस लेयर के अंदर होता है क्या? इस लेयर के अंदर होता है प्रोटियोग्लाइकन ब्रश। आप सभी को ब्रश दिख रहे होंगे। ये ब्रश क्या करते हैं? इन सारी की सारी चीजों को आगे की तरफ मूव कर देते हैं ताकि ब्लड वेसल्स में यहाँ पर कभी भी कुछ चिपकेगा नहीं अंदर की ओर। यह ब्रश जब डैमेज हो जाते हैं तो ये ब्रश डैमेज कब हो जाते हैं? जब भी यह सारी की सारी चीजें होती है तो ये ब्रश डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की डाइट ज्यादा लेना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंजप्शन करना, इनकी वजह से ब्लड की कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। और जब ब्लड की कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है तो ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ब्लड के अंदर ये चीजें मूव करना स्टार्ट हो जाती है। ये मूव करती है तो किसको डैमेज करती है? ब्रश को डैमेज करती है। ब्रश डिस्ट्रिक्ट डैमेज होगा तो वहां पर प्लेक बनना स्टार्ट हो जाएगा और यही प्लेक आगे जाकर क्या कहलाएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहलाएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस। और यही एथेरोस्क्लेरोसिस क्या कर सकता है? किसी भी ऑर्गन में जाने वाली ब्लड सप्लाई को बढ़ा भी सकता है, किसी भी ऑर्गन में जाने वाली ब्लड सप्लाई को घटा भी सकता है। तो यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? कि हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक नाम और ट्रेंड में आता है, वो नाम क्या है? एक नाम और यहाँ पर ट्रेंड में आता है, वो नाम क्या है? वो नाम है हमारे पास आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या नाम है हमारे पास? वो नाम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। यहाँ लिख देते हैं अपन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है जब भी हार्डनिंग हो जाती है फाइबर्स में, हार्डनिंग ऑफ द कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो जब भी हार्डनिंग हो जाती है किसमें? कोलाजिन फाइबर में और इलास्टिक फाइबर में। कोलाजिन फाइबर में और इलास्टिक फाइबर में। तो कोलाजिन फाइबर, इलास्टिक फाइबर जो होते हैं, यही क्या कर रहे हैं? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं और वेसोडाइलेशन कर रहे हैं। अगर इनमें ही हार्डनिंग हो जाएगी तो ये वाला मैकेनिज्म होगा क्या? तो ये वाला मैकेनिज्म नहीं होगा। तो जब भी कोलाजिन और इलास्टिक फाइबर में हार्डनिंग हो जाती है तो हार्डनिंग होने के बाद न तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और नहीं क्या होता है? वेसोडाइलेशन। दोनों नहीं हो जाते हैं तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या नाम देते हैं? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नाम देते हैं। तो आर्टेरियो का मतलब आर्टरी में, स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनिंग। तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी ड्यू टू द डैमेज ऑफ
collagen fiber and elastic fiber. Hardening of the artery due to the collagen fiber and elastic fiber. तो इनकी वजह से दो मैकेनिज्म नहीं होंगे, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन, और ये जब भी नहीं होते हैं तो बीपी जो होगा थोड़ा सा अल्टर आता है, बीपी जो होगा थोड़ा सा अल्टर्ड आता है। तो अल्टर्ड का मतलब है प्लस माइनस 10 to 20 mm ऑफ Hg, यानी बीपी या तो 10-20 बढ़ा हुआ आएगा या 10-20 कम आएगा। क्या ओल्ड एज में ऐसा होता है? तो हाँ बिल्कुल ओल्ड एज में ऐसा होता है। तो ओल्ड एज में जो बीपी होता है या तो कम आता है या ज्यादा आता है। तो 10 या 20 हम प्लस माइनस करके चलते हैं। तो 10 प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं अपन? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बुढ़ापे में कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर समय के अनुसार, क्रोनोलॉजिकल एज के अनुसार डैमेज हो चुका है। जब ये डैमेज हो जाएंगे तो डैमेज होने के बाद आर्टरी हार्ड हो जाएगी, और आर्टरी हार्ड हो जाएगी तो क्या कहलाएंगे? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो हमने तीन कंसेप्ट समझ लिए हैं। पहला कंसेप्ट ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर, दूसरा कंसेप्ट एथेरोस्क्लेरोसिस, और तीसरा कंसेप्ट है हमारे पास कौन सा? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो एग्जाम के सुपरफिशियल प्रश्न जो आते हैं, abnormal accumulation of the fat in the artery or vein, that's called atherosclerosis. Hardening of the artery due to damage of collagen elastic fiber, this is also called arteriosclerosis. ब्लड वेसल्स में कितने लेयर है? ब्लड वेसल्स में 3 लेयर है। ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला रक्त कभी यहाँ पर रुकता क्यों नहीं है, या यहाँ पर कभी चिपकता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं चिपकता बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर एंडोथेलियल ग्लाइकोकेलिक्स लेयर पाई जाती है, और उसके ऊपर कौन से ब्रश पाए जाते हैं? उसके ऊपर पाए जाते हैं प्रोटियोग्लाइकन ब्रश। तो ये हमारा ओवरव्यू जो था यह यहाँ तक समाप्त है। धन्यवाद।